नमस्कार, मैं हूं आपका ट्रेनर हिमांशु शेखर। आपको स्वागत करता हूं आधार एजुकेशन की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आधार की ऑपरेटर है, जितने भी ऑपरेटर अभी काम कर रहे हैं उन लोगों की रीसर्टिफिकेशन का एक नोटिस आया है, जो एक बदलाव किया है एप्लीकेशन में, जो आपका आधार की एग्जामिनेशन में कुछ बदलाव किया है, उस बारे में हम बात करेंगे अभी। तो जो ऑपरेटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, जितने भी ऑपरेटर ऑल इंडिया में जितना भी ऑपरेटर है सबके लिए ये नोटिस निकला हुआ है। मैं ये जो नोटिस निकला हुआ है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है कि एक ऑपरेटर क्या करता है, बहुत सारे दिन हो गया वो काम नहीं कर रहा है, वो बिना काम किए हुए भी उसका आईडी एक्टिव होके यूआईडीआई पोर्टल में पड़ा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। तो अभी क्या किया यूआईडीआई ने, अपना प्रोडक्ट नॉलेज जो है, जो ऑपरेटर अभी काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि जो पेनल्टी का अभी जो चेंज हो गया है, सब गाइडलाइन पेनल्टी अभी बढ़ गया है, वो पेनल्टी के लिए भी एक प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए। सारी ऑपरेटर, जितना भी ऑपरेटर है, सबको एक प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए। तो इस चीज़ के लिए यूआईडीआई ने और एक गाइडलाइन निकाल दिया कि जितना भी ऑपरेटर अभी काम कर रहे हैं, क्या वो सच में ऑपरेटर होने के लिए काबिल है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए वो पूरा का पूरा एक गाइडलाइन बना दिया कि एक ऑपरेटर अगर जुड़ना चाह रहा है आधार में, या तो फिर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्या उसको यूआईडी के बारे में 100% सब कुछ पता है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ भी गलती आप करेंगे तो आपकी आईडी तो ब्लैकलिस्ट होगा, लेकिन जो पेनल्टी अमाउंट है वो बहुत हैवी है। तो इसकी मतलब एक ऑपरेटर को पूरा एजुकेशन देने के लिए ये एलएमएस पोर्टल, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट और एक्टिवेशन का जो प्रोसीजर है पूरा का बदलाव किया गया है, वही हम आज बात करें। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा है। तो ये लेटर है, ये लेटर देखिए आपका 17 फरवरी 2023 को ये अपना लेटर इशू हुआ था। तो इस लेटर के माध्यम से ये यूआईडीआई एक एसओपी जारी किया है, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें क्या है कि यूआईडीआई आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेशन डिवीज़न, तो ये डिवीज़न ने एक लेटर एसओपी जारी किया है सारी रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी को। तो इसका प्रोपोज क्या है, प्रोपोज ये है कि एसओपी जो है टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एनरोलमेंट अपडेट ऑपरेटर इन आधार इकोसिस्टम विद इन द फार्मा का एक टाइम दिया हुआ है। उस टाइम के अंदर जितना भी ऑपरेटर काम कर रहे हैं या फिर नया जुड़ रहे हैं तो वो तो लास्ट तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी आधार के जो ऑपरेटर है वो 2 लाख के आसपास है, जो कि ऑल इंडिया बेसिक में वो 2 लाख ऑपरेटर जो अभी काम कर रहे हैं, और कुछ ऑपरेटर है जो कि एग्ज़ाम दे के बैठे हैं लेकिन अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोसीजर होने के बाद वो लोग भी बाहर निकल जाएंगे इसी इकोसिस्टम पे, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर हो गया है, ह्यूज ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए कुछ ऑपरेटर अभी निकल जाएंगे। और ये जो प्रोसीजर हो जाएगा, इस पर क्या है ना, ऑपरेटर अपना पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो एजुकेशन है पूरा का पूरा बढ़ जाएगा इस पर, और वो ज़्यादा बेहतरी से वो अपना आधार की जो टाइम है वो आधार को टाइम दे सकता है। क्योंकि इस पर क्या है, ट्रेनिंग की प्रोसीजर थोड़ा अलग है इसमें। तो देखते हैं ट्रेनिंग की क्या क्या प्रोसीजर। प्रॉपर तो उसका यही है कि ये टाइम के अंदर सारी जितना भी ऑपरेटर है इन सबको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो ये पॉलिसी जो डेटेड है वो 2/1/2023 में हुआ है। स्कोप क्या है कि सारे जितना भी ऑपरेटर है वो आधार इकोसिस्टम में वो फिर से री एग्जामिनेशन देंगे। एग्ज़ाम देना उनके लिए मैंडेटरी है और सब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रेगुलेटरी जो है ये कौन कौन रहेगा इस पर, ये जो लेटर है मैं इस पर डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और रेगुलेटरी पढ़ लेंगे। कौन कौन यहाँ पे कौन सी पोस्ट में रहेगा, क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा, या तो फिर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। एलिजिबिलिटी मतलब एक आधार एग्ज़ाम देने के लिए एक ऑपरेटर को क्या क्या पढ़ाई क्या होना चाहिए उसके पास। तो ये एलिजिबिलिटी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, पहले क्या करता था कि 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद आधार में आ रहे थे, तो अभी ये नहीं होगा। मिनिमम उसको 12th चाहिए, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन अगर किया है, इसके बाद कोई +2 वगैरह नहीं किया है, 12th नहीं किया है, तो उसको 2 साल की आईटीआई होना चाहिए। अगर 2 साल की आईटीआई नहीं है तो 3 साल की अगर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है तो जाके वो आधार में एग्ज़ाम दे सकता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th प्लस कर दिया, मतलब 10th के बाद 2 साल की एक आईटीआई होना चाहिए,
या तो फिर 3 साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर 12th होना चाहिए। तब जाके आप आधार में एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबिलिटी है। इसके बाद इन केस ऑफ पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, अगर उस पर कोई एम्प्लॉई है, अगर आंगनवाड़ी चाह रहा है कि वो खुद आधार करे, या फिर आशा करना चाहता है कि मैं आधार करना चाहता हूँ, उनका अगर 10th का एग्जामिनेशन है तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो एक एसेंशियल केस है। अगर कभी बाद में UIDAI चाहे कि आशाओं को भी आधार की किट दिया जाए, तब जाके वो लोग कर सकते हैं। आशा जो आंगनबाड़ी आपकी गांव में है वो कर सकते हैं। तो उनका अगर 10th का एग्जामिनेशन है तो 10th के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में ही वो लोग कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीजर, ये प्रोसीजर ध्यान से सुनिए, कोई वीडियो स्किप मत करिए। प्रोसीजर क्या है इस पर? प्रोसीजर है, इन ऑर्डर टू बिकम एन आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एनी एक्टिव रजिस्टर एनरोलमेंट एजेंसी ऑफ UIDAI। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑपरेटर चाह रहा है कि एग्ज़ाम दे, तो उसको एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। किससे? जो रजिस्टर और एनरोलमेंट एजेंसी अभी एक्टिव है, उनसे एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। जैसे कि आप अभी काम कर रहे हैं CSC के अंडर, तो CSC आपको लिख के देगा, वो भी हम नीचे लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी मैंने अटैच करवा दूंगा लिंक में, आप वहाँ से भी डाउनलोड करवा सकते हैं। तो जो रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर और एनरोलमेंट एजेंसी कोई भी हो, वो एक उसको लिख के देगा कि ये ऑपरेटर को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे सकता है, आप उसको अलाउ करिए एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद जाके वो एलिजिबल होगा टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम के लिए। तो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा ये भी देखिए, नीचे वेबसाइट है, क्या है, http://uidi.gov.in में जाइए। इस कैंडिडेट अटेम्प्ट करेगा रजिस्टर विथ इनकरेक्ट रजिस्टर एनरोलमेंट एजेंसी कॉम्बिनेशन एंड और मल्टीपल रजिस्टर विथ सिंगल मोबाइल नंबर ईमेल ID शैल बी देयर। क्या होता है, जब भी आप एग्जाम के लिए बुक करेंगे, एक ही रजिस्टर, एक ही एनरोलमेंट एजेंसी आप सिलेक्ट करेंगे। जो एनरोलमेंट एजेंसी आपको स्पॉन्सरशिप कर रहा है, ऑथराइजेशन लेटर दे रहा है, ऑथराइजेशन लेटर जो एजेंसी देगा उसी का नाम लिखना है, उसी का एनरोलमेंट एजेंसी का कोड वहाँ पे डालना है। अगर आप उड़ीसा में हैं तो उड़ीसा में, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ओकाक है यहाँ पे, तो उड़ीसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर का 0143 कोड है और उसका रजिस्टर कोड 143 है। तो ये दोनों कोड यूज करके आप रजिस्ट्रार से अपना ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। लेकिन आप ओकाक डायरेक्ट नहीं देगा, जब आप जो एजेंसी उसके अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों को आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि मैं काम करना चाह रहा हूँ, तब जाके UIDAI ओकाक आपको ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट देगा। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप जिस थ्रो पे, जिस SI की थ्रो पे, सिस्टम इंटीग्रेटर के थ्रो में काम कर रहे हैं, उनकी थ्रो पे आप ओकाक में जाके अपना ऑथराइज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, बाद में है सेकंड पॉइंट क्या है, तो कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS पोर्टल। ये LMS पोर्टल ऑलरेडी कुछ लोग दिए हुए हैं, एग्जाम दिए हुए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी है, फिर से देना पड़ेगा इनको, सबकी यूजर ID पासवर्ड बनेगा। तो इसके अंदर भी 4 मॉड्यूल है, उस 4 मॉड्यूल में भी पास करना पड़ेगा पहले। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के बाद आप डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते, इससे बाद ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जब होगा तब रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी UIDAI को बोल के LMS पोर्टल में आपका यूज़र ID और पासवर्ड बनाएगा। वो यूज़र ID पासवर्ड को लेके आप इस जो लिंक है, ये लिंक से आप जाके वहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके वहाँ पे 4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 4 सर्टिफिकेट भी आएगा उसमें। सर्टिफिकेट के बाद आप, इसके बाद जाके आप एग्जामिनेशन के लिए ऐड कर सकते हैं, मतलब एग्जाम के लिए बुक कर सकते हैं। एग्जाम कहाँ पे देंगे? NSEIT साइड में, वहाँ पे NSEIT सर्टिफिकेट जाके आप जैसे पहले दे रहे थे तब जाके वहाँ पे देंगे। जब आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको मांग देगा क्या है, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। वही सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट अभी आपको स्पॉन्सर किया है, वो सर्टिफिकेट आपको मांगेगा, तब जाके आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ सकते हैं। तो ये एनेक्सर 1 जो लिखा है, ये एनेक्सर 1 एक ऐड करके दिए हैं। तो ये है ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट की फॉर्मेट, वहाँ पे 3rd नंबर पेज में है। मैं जब ये लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करेंगे तो 3rd नंबर पेज में ये एनेक्सर। तो जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला फॉर्म लेके जाएंगे, यहाँ पे उसका सारा का सारा डिटेल वो भरा जाएगा, डेट, लेटर नंबर, नाम वगैरह वो लिखेंगे। इसके नीचे देखिए एक फ़ोटो यहाँ पे आपका लगेगा, एक फ़ोटो लगा दीजिएगा। यहाँ पे एक क्रॉस साइन करेंगे। क्रॉस साइन का मतलब
50% स्टाम्प फोटो के ऊपर रहेगा, 50% नीचे रहेगा, और साइड में एनरोलमेंट और एजेंसी का स्टाम्प रहेगा। ये जैसा भी स्टाम्प करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनरोलमेंट स्टाम्प जो है उसके अंदर उसका कोड होना चाहिए, तब जाके वो वैलिड है। तो आप जब भी अगर कोई डायरेक्ट लगा रहा है, सीएससी लगा रहा है कि सीएससी का कोड अगर उसमें एनरोलमेंट एजेंसी का कोड नहीं है, जैसे ओका का मैंने बोला 0143 कोड है, अगर उस स्टाम्प के अंदर कोड नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आप जब कर रहे हैं तो वो वाला चीज़ थोड़ा देख लेंगे। तो यही है, ज़्यादा 3 प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। पहले तो आपको एक हर्डल जो रहेगा, जो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम रहेगा, क्या क्या इशू फेस करेंगे, तो मेन वाला इशू तो वही है कि स्पॉन्सरशिप आपको देगा, कौन सी एजेंसी आपको स्पॉन्सरशिप देगा। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं देगा तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए नहीं करेंगे। कोई ऑपरेटर और सुपरवाइजर को तो एजेंसी पहले से जानता नहीं होगा, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अगर कहीं आप नया जगह में जाएंगे कि आप मुझे लिख के दीजिए मैं एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, तो कोई भी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है ये नहीं देगा, ये थोड़ा सा इशू आएगा। लेकिन अगर आप सही पाथ में जाएगा, सही प्रोटोकॉल फॉलो करके जाएंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इसको देखिए, जब आप जा रहे हैं तो पहले पता कर लेंगे तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या रास्ता है। जैसे उड़ीसा में अगर आप डायरेक्ट ओकाक में जाके मांगेंगे तो ओकाक डायरेक्ट नहीं देगा। आप अगर कहीं जो 5 एजेंसी 6 एजेंसी उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी एजेंसी के पास जाएंगे, वहाँ पे नाम और अपना सारा डिटेल देंगे तो एजेंसी आपको ओकाक से कलेक्ट करके दे सकता है। तो ये मतलब सही प्रोटोकॉल में जाइए, आपको ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एलएमएस पोर्टल भी वही, तुरंत आप जैसे ही ऑथराइज सर्टिफिकेट लेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में एक एलएमएस पोर्टल यूजर आईडी पासवर्ड आपके नाम पे वो इशू कर देगा। तब वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दीजिए, पहले एग्ज़ाम देने के बाद आप वहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद एनएससीआईटी सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है आपके पास, वो ओरिजिनल पेपर लेके जाएंगे यहाँ पे, ओरिजिनल इशूड जो हुआ है वो ओरिजिनल को लेके आप जाके वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकते हैं एनएससीआईटी में। और वहाँ पे पास करने के बाद आपकी जो भी प्रोसीजर जैसे पुराना था वैसे ही पुराना एजेंसी में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी है फेज वाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है। आप एक बार देख लीजिए कि कौन सी डेट में कौन कौन ये कर रहे हैं। जैसे 2012 में कोई एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से आधार कर रहे हैं, तो उसको ही पहले ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ डेट और वो कब के अंदर अपना एग्ज़ाम ख़त्म करेगा, इसका एक प्रोसीजर दिया गया है। जैसे कि बिफोर अगर कोई जनवरी 2011 से पहले काम किया था, अगर कोई ऑपरेटर है ऐसा जो कि जनवरी 2011 से पहले अपना एग्ज़ाम दिया था और जनवरी 11 से अभी तक काम कर रहा है, उनको बिफोर 1 मई 2023 मतलब और 2 महीना, ये अप्रैल महीना ख़त्म होगा, 1 तारीख को उसका जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, तो और वो काम भी नहीं कर सकता। तो अगर आप है इसके अंदर तो जल्दी से जल्दी अपना ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लीजिए, एलएमएस करके इसी मंथ में एग्ज़ाम दे दीजिए। एग्ज़ाम नहीं देंगे तो ये ऑपरेटर कट जाएंगे, वो सर्टिफिकेट और वैलिड ही नहीं रहेगा। इसके बाद क्या है, 1 जनवरी 2011 से लेके 31 दिसंबर 2013, तो 2 साल का जो बात है, ये 2 साल के अंदर अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो 1 अगस्त 2023 के अंदर आपको फिर से एग्ज़ाम दे देना चाहिए। एक एग्ज़ाम के अंदर देने के बाद ये जो आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये रिन्यूअल हो जाएगा। रिन्यूअल होने के बाद फिर से जैसे ही काम कर रहे थे आप काम पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद वैसे ही 1 जनवरी 2014 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक, इसके अंदर अगर कोई एग्ज़ाम दिए हुए हैं पहले से, तो उनको 1 नवंबर 2023 के अंदर फिर से एग्ज़ाम दे देना चाहिए। वैसे ही 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसको 1 फरवरी 2024 के अंदर फिर से एग्ज़ाम दे देने के लिए रिक्वेस्ट है। ऐसे ही लास्ट जो है 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2022, मतलब अभी अगर कोई 6 महीना पहले भी एग्ज़ाम दिया है दिसंबर को, उसको भी फिर से एग्ज़ाम देना है। कब ना, बिफोर 1 मई 2024 तक। तो 2024 के अंदर ये सारा का सारा जो भी 2 लाख ऑपरेटर भी काम करें उन सबको फिर से एग्ज़ाम देने के लिए ये एक रिक्वेस्ट है। तो सब अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके पहले अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। और एक चीज़ क्या है, एक लास्ट पॉइंट मैंने बाद में बोलने के लिए लिखा हूँ, जो VIII वाला पॉइंट है, दिस ऑपरेटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर रीअपियर द सर्टिफिकेशन एग्जाम विदिन 6 मंथ ऑफ एक्सपायरी ऑफ करेंट सर्टिफिकेट वैलिडेशन। जैसे ही 6 महीने के अंदर ही आपको फिर से रीवैलिडेशन करेगा। क्यों?
क्योंकि जो अभी नया ऑपरेटर नया सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो नया सर्टिफिकेट आपका 3 साल का रहेगा, मतलब ये 3 ईयर का रहेगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये 3 साल का वैलिडेट रहेगा, तो हर 3 साल में आपको 2.5 साल के बाद फिर से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको जो सर्टिफिकेशन नया सर्टिफिकेट है ये नया सर्टिफिकेट को अपना एनरोलमेंट एजेंसी या एनरोलमेंट जो रजिस्ट्रार है उनको सबमिट करना पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो सब लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आधार एजुकेशन को, ऐसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगर कुछ विषय में आपको और भी जानना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करिए, तो उस कमेंट के माध्यम से हम जान पाएंगे कि आपको क्या क्या ज़रूरत है। और एक चीज़ है, जो हमने अभी ये लेटर दिखाया, इस लेटर को एक बार अपना जो अगर कोई दोस्त भी है आधार में काम कर रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तक उसका डेट का टाइमलाइन जो है वो टाइमलाइन के अंदर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपका जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपका डीएसोसिएट हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा वो सर्टिफिकेट। फिर से नया सर्टिफिकेट करने में वो आप शायद 2 महीना 3 महीने का गैप हो सकता है, तो गैप मत रखिए। जैसे भी हो, जैसे भी टाइमलाइन का अंदर है उसी टाइमलाइन के अंदर आप उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म करने के बाद जो भी आपका नया सर्टिफिकेट आएगा वो सर्टिफिकेट के साथ पूरा डिटेल आप अपना रजिस्ट्रार हो या फिर एनरोलमेंट एजेंसी हो उनके साथ शेयर करेंगे तो आपका तो फिर ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।